दोस्तों 1800 के आसपास फ्रांस और रशिया दोनों ही ये प्लानिंग कर रहे थे कि वे आपस में मिलकर भारत पर कब्जा करें। तब इस समय भारत में लॉर्ड वेलेस्ली का शासन हुआ करता था, जिसने इन देशों से बचने के लिए सब्सिडरी अलायंस को अपनाया, जिसके अंतर्गत वे सभी राज्यों को अपने कब्जे में करना चाहते थे और पंजाब तथा सिंध को बफर स्टेट के रूप में क्रिएट करते जा रहे थे, जिससे कि वे नॉर्थ से आ रहे देशों के आक्रमणों से बचे रहे। इसके लिए 1810 में उन्होंने ट्रीटी ऑफ पंजाब भी साइन की। अगर बात करें रशिया की, तो वह पहले पर्शिया के साथ लड़ाई में व्यस्त था। फिर 1828 में जैसे ही इन दोनों के बीच ट्रीटी ऑफ तुर्कमनचाई साइन हो गई, तो इनके बीच की लड़ाई भी खत्म हो गई और रशिया ईरान से कुछ जगह लेकर यहाँ सक्सेसफुल भी हो गई। इसीलिए 1830 के समथिंग ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही थी कि रशिया इंडिया पर भी इन्वेड कर सकता है। कुछ टाइम बीतने के बाद 1836 आ जाता है। इस टाइम भारत में लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल था, जो कि यहाँ पर फॉरवर्ड पॉलिसी लेकर आया, जिसके अंतर्गत ऑकलैंड या तो लड़ाई वालों मुद्दों को खत्म करना चाहता था या फिर उनसे ट्रीटी साइन करके मुद्दों को हल करना चाहता था, जिसके अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले सिंध और पंजाब को देखा और वहां पर ट्रीटी साइन के साथ ही उसने अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर भी अपना कंट्रोल स्टेब्लिश करना चाहा, जिसके लिए अफगानिस्तान के अमीर दोस्त ने मोहम्मद से मित्रता करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन दोस्त मोहम्मद ने बड़ी ही बेरुखी से इसके लिए मना कर दिया और कहा कि यह एक ही शर्त पर पॉसिबल है कि अगर वह उनकी पहले की विंटर कैपिटल पेशावर की जगह लौटा दे, जो कि उस समय पंजाब का हिस्सा ही हुआ करती थी, तब वह ऑकलैंड के साथ मित्रता कर लेंगे। लेकिन उस टाइम पर पंजाब प्रांत में राजा रणजीत सिंह का शासन हुआ करता था, जिनकी वीरता और बहादुरी के चर्चे बड़ी ही दूर दूर तक फैले थे, जिस कारण ऑकलैंड रणजीत सिंह से दुश्मनी भी नहीं कर सकता था। तब ऑकलैंड के लिए दोस्त मोहम्मद की बात मानना पॉसिबल नहीं था। दोस्तों, इस समय एक और शख्स सामने आता है, शाह शुजा, जो कि अफगानिस्तान का ही एक पुराना अमीर था, जिसे 1809 में वहां से डिपोज किया गया था। अब ऑकलैंड एक नई रणनीति अपनाता है, जिसके अंतर्गत राजा रणजीत सिंह, शाह शुजा और ऑकलैंड 1838 में एक ट्रिपल टीटी अलायंस साइन करते हैं, जिसके अंतर्गत अगर राजा रणजीत सिंह साथ देते हैं तो अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद की जगह शाह शुजा को बिठा दिया जाएगा, जिसके बाद रणजीत सिंह को अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान से कोई भी खतरा नहीं रहेगा, न ही लड़ाई का डर रहेगा। और शाह शुजा से तो यहाँ तक कह दिया गया था कि इंडस रिवर के आसपास जो रणजीत सिंह का एरिया है, उसे भी पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया जाए। इस तरह इस अलायंस में रणजीत सिंह का बहुत फायदा था और शाह शुजा के अमीर बनने से ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इनडायरेक्ट अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले सकती थी। इस तरह तीनों का फायदा होता हुआ देख यह अलायंस बनी। अब ऑकलैंड 1839 में अफगानिस्तान पर आक्रमण करने का फैसला ले लेते हैं, जिसे ही हम फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के नाम से जानते हैं, जो कि 1839 से शुरू होकर लगभग 4 साल यानी कि 1842 तक चला था, जिसमें ऑकलैंड ने भारत से लगभग 16,000 सैनिकों की टुकड़ी भेजी थी। पर ये सैनिक या ब्रिटिशियर्स युद्ध के मोटिव से कम बल्कि मस्ती के अंदाजे से ज्यादा जा रहे थे। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन 16,000 सैनिकों के साथ लगभग 30,000 अन्य लोग थे, यानी कि इन ब्रिटिशर्स के पूरे परिवार, साथ ही 30,000 ऊंट भी इनके साथ गए थे, वो भी बिना किसी रीजन के। जैसे कि कुछ ऊंटों को तो बस सिगरेट ढोने के लिए ही साथ में ले जाया गया था, ताकि उनके व्यवसायों में कोई कमी न रह जाए। इस तरह सभी सैनिक युद्ध के बहाने एक अलग ही यात्रा पर निकल चुके थे। फिर ये बोलन दर्रे को पार कर अफगानिस्तान में कंधार पहुंचे। वहां पर इन्होंने अपना डेरा डाल लिया और बड़ी ही मन मस्ती से यहाँ पर रुके रहे। फिर आगे इन्हें गजनी नाम की जगह को पार करना था, जहाँ की दीवारें बड़ी ही मोटी मोटी हुआ करती थी। हालांकि ब्रिटिशर्स ने यह सब पार करते हुए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया और नवंबर 1839 तक शाह शुजा को अफगानिस्तान का अमीर घोषित कर दिया गया। अफगानिस्तान की कुछ ट्राइब्स ने पहले तो इन सब का विरोध किया, लेकिन उन्हें जरूरत के अनुसार ज्यादा पैसे देकर चुप करवा दिया गया। दोस्त मोहम्मद अपनी तरफ से कोशिश करते रहे, लड़ते रहे, भिड़ते रहे, पर उन्हें सफलता नहीं मिली और नवंबर 1840 तक आते आते खुद को सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उन्हें भारत लाया गया। पर बात यहाँ ही खत्म नहीं होती। काबुल में जो ब्रिटिशर्स युद्ध के लिए गए थे, वे सब अब वही रहने लगते हैं। ये वहाँ ज्यादा सेल्फिश भी हो जाते हैं
और फिर अपने घरों पर दूसरों का कब्जा किसे अच्छा लगता है। कुछ यही फील किया अफगानिस्तान की ट्राइब्स ने। वहाँ ब्रिटिशर्स अपने तौर तरीकों से रहने लगे, कुछ अफगानियों का भी कल्चर अपनाने लगे थे। इतने तक तो सब ठीक था, लेकिन अब दिक्कत यह बनने लगी कि ब्रिटिशर्स ने इन्हें देने वाले रकम को कम कर दिया। साथ ही शाह शुजा भी बहुत ब्रूटल यानी कि खतरनाक किस्म का हो गया, जैसे कि वह छोटी छोटी गलतियों पर अफगानियों के सिर कटवा देता था, जेल में बंदी बना लेता था आदि। इतना सब कुछ होता हुआ देख अफगान के लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ होने लगे थे। उनकी सोच एंटी ब्रिटिश होने लगी थी। यहाँ तक कि 1841 के एंड तक तो माहौल इतना खराब हो चुका था कि लोग घरों के अंदर घुसकर ब्रिटिशर्स को मारने लगे थे। इतना सब होता हुआ देख अब ब्रिटिशर्स वहां रह रहे दोस्त मोहम्मद के बेटे अकबर खान और अफगान चीफ के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिसके थ्रू यह सब बचे हुए लोगों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए हाँ कर देते हैं। पर शायद अफगानियों का गुस्सा इतना तेज था कि बचे हुए लोग भी वापस नहीं आ पाते। इनमें से कुछ को तो सीधे ही बीच रास्ते में मार दिया जाता है और कुछ इस पहाड़ी एरिया की मौसम की मार नहीं झेल पाते, क्योंकि अफगानियों द्वारा इनके सभी कपड़े उतार लिए जाते हैं और बर्फीली हवाओं में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। इतना सब होने के बाद ब्रिटिशर्स की केवल एक टुकड़ी ही भारत तक वापस आ पाई थी। उस टाइम रास्तों पर केवल लाशें ही लाशें दिखाई पड़ती थी। अपने लोगों की ऐसी दशा सुन 1842 में ब्रिटिश फैसला लेते हैं कि वे इसका बदला लेकर रहेंगे और फिर वे अफगानिस्तान पर अटैक करने के लिए निकल पड़े। इसे आप फुल रिवेंज ही कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह और जैसे जैसे अफगानी ट्राइब्स ने इन पर हमला करके इन्हें लूटा था, ठीक वैसे ही ब्रिटिशर्स ने भी इनके घरों में घुसकर लूटपाट शुरू कर दी। इतना सब होने के बाद ऑकलैंड की बहुत बेइज्जती हो गई, क्योंकि यह एक पागलपन ही था कि कम संख्या वाले अफगानियों से निपटने के लिए इतनी भारी संख्या में सैनिकों और उनकी फैमिलीज तक को भेजा गया था। इस सब के बाद फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर खत्म हो गया और दोस्त मोहम्मद को वापस यहाँ का अमीर बना दिया गया। 1843 में फिर जॉन लॉरेंस आए, जिनका मानना था कि हमें किसी भी काम की शुरुआत नहीं करनी है, बल्कि जिस तरीके से सब चल रहा है उसी को ही अपना समर्थन देना है। इनकी इस नीति को मास्टरली इनएक्टिविटी के नाम से जाना गया। हालांकि इनकी दो कंडीशन भी थी कि अफगानी अगर उनके बॉर्डर पर अटैक करेंगे या फिर सिविल वॉर में रशिया की हेल्प लेंगे, तब मजबूरन ब्रिटिश आर्मी को उनसे भिड़ना पड़ेगा। लेकिन फिर 1863 में दोस्त मोहम्मद की डेथ हो जाती है। तब लॉरेंस कह देते हैं कि वह किसी को भी अमीर बना ले, उनकी तरफ से कोई भी इंटरप्ट नहीं रहेगा और वे जिनको भी अमीर बनाएंगे वे उसका पूरा सपोर्ट करेंगे। तब वहां शेर अली को अफगानिस्तान का अमीर बना दिया जाता है। आगे 1876 से 1886 के बीच लॉर्ड लिटन भारत आए, जिन्होंने पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व चलाई, जिसमें इनका मानना था कि यहाँ बिल्कुल भी इनएक्टिव नहीं रहा जा सकता, हमारा कुछ कंट्रोल अफगानिस्तान पर होना चाहिए। आगे फिर वे शेर अली को फ्रेंडशिप करने का ऑफर करते हैं, लेकिन वह नहीं मानता, जिसके बाद 1878 में शेर अली और ब्रिटिशर्स के बीच वॉर होती है। इनके बीच चली इस वॉर को सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें शेर अली युद्ध करने की बजाय भाग जाता है। तब आगे 1879 में यानी 1879 में शेर अली के बड़े लड़के याकूब खान और ब्रिटिशर्स के बीच ट्रीटी ऑफ गांडामाक हुई, जिसमें ये कंडीशन निकाले गए कि अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो एक बार हमसे जरूर बात कर लें, और अगर कोई आप पर आक्रमण करता है या कुछ लड़ाई होती है तब हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। इस तरह यह सेकेंड वॉर भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, लेकिन याकूब खान को अफगानिस्तान में पसंद नहीं किया जाता, जिसके कारण उन्हें गद्दी को छोड़ना ही पड़ता है और फिर राजा बनते हैं अब्दुल रहमान। लॉर्ड लिटन ने यह कोशिश तो की कि आखिर कैसे रहमान को अमीर बना दिया गया, लेकिन वे सक्सेसफुल नहीं हुए। इन सब के बीच ही लिटन भारत से ब्रिटेन वापस चले जाते हैं और यहाँ पर लॉर्ड रिपन की एंट्री हो जाती है। पर रिपन को अफगानिस्तान के मामलों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता और वे इसे बफर स्टेट के रूप में रहने देते हैं। अब अफगानिस्तान में ही अब्दुल रहमान के बाद 1901 में हबीबुल्लाह राजा बनते हैं, लेकिन 1919 में उन्हें मार दिया जाता है, जिसके बाद अनामुल्लाह नए अमीर बनते हैं, जिनका सीधा कहना था कि अब हम अंग्रेजों के अंडर में नहीं रहेंगे, चाहे उसके लिए वॉर ही क्यों ना करना पड़े। और इस तरह 1921 में थर्ड एंग्लो अफगान वॉर हुई थी, जिसके बाद अफगानिस्तान पूरे तरीके से आजाद हो गया था। फिर कुछ टाइम बाद एक बॉर्डर भी बन गई, जिसे डुरंडू लाइन के नाम से जाना जाता है। हालांकि ब्रिटेन आधिकारिक रूप से अफगानिस्तान में मौजूद तो नहीं था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कई सालों तक अपना प्रभाव वहां बनाए रखा। बात करें 1920 की,
तो 1920 के दौरान अमीर अनामुल्लाह खान ने देश को सुधारने की कोशिश की। यहाँ तक कि महिलाओं के बुर्का पहनने तक की प्रथा को खत्म करने के भी पूरे प्रयास किए, लेकिन इस सब से वहाँ की ट्राइब और धार्मिक नेता बहुत नाराज हो गए, जिससे गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। यह संघर्ष कई दशकों तक चलता रहा और फिर जब 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, तब कई संगठनों ने इसके खिलाफ जंग छेड़ दी, लेकिन रूस ने जमीन और हवाई हमले इतने किए कि गांव, फसलें सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ की एक बड़ी आबादी अपने घरों को छोड़ने या मरने तक के लिए मजबूर हो गई। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में लगभग 15 लाख लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सोवियत यूनियन ने यहाँ के बड़े शहरों और कस्बों पर अपना कब्जा कर लिया था। पर कुछ कंडीशन की वजह से जब 1988 में सोवियत यूनियन यहाँ से वापस चली गई, तब एक तीसरी शक्ति अमेरिका ने अफगानिस्तान में लोकतंत्र की एंट्री करने के बहाने कदम रखा, जिसके लिए उसने बहुत प्रयास भी किए, पर इसका ज्यादा कुछ हल नहीं निकला, क्योंकि वर्तमान में अफगानिस्तान आर्मी के हटने के बाद तालिबान ने एक बार फिर यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया। दोस्तों, अगर आप इस बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम इससे जुड़ी जानकारी विस्तार में आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से। तो आज की इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।